हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीकेजी हिस्ट्री प्रेप पर। और अब तक मेरी पहले की 9 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और ये मैं 10वीं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग पहले की जितनी 9 वीडियो हैं उसमें मैंने सल्तनत काल के बारे में बात की थी। और मैंने लगभग उसमें जो है 300 क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो कंप्लीट करा दी। उसके बाद का जो भी बचा हुआ है वो मैं एक मैराथन क्लास लेके आऊँगा जिसमें सारे फैक्ट्स जो है वो एक जगह कवर करूँगा। तो उसका अभी 2-4 दिन इंतज़ार कीजिए, फिर वो आएगी। उसके बाद जितने आपके बचे हुए जितने भी सारे फैक्ट्स हैं सल्तनत काल से, जितने उसके कल्चर वाले फैक्ट्स हैं, तो वो मैं सारे कवर कर लूँगा। उसके लिए आप चिंता छोड़िए। और आज से हम एक नया यूनिट में जो है मुग़ल वंश में जो है प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, यहाँ से हम मुग़ल के बारे में कौन सा मुग़ल वंश, ठीक है ना। तो हम मुग़ल वंश के बारे में जो है वो आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते ही हैं मुग़ल वंश के बारे में। तो थोड़ा सा एक संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन मैं भी दे देता हूँ कि हुआ क्या था कि 1526 में बाबर जब इंडिया में आया तो इब्राहिम लोदी को जो है 1526 में उसने पानीपत के युद्ध में जो है हरा दिया था। और इब्राहिम लोदी को मारने के बाद लोदी वंश का वहीं समापन हो जाता है और यहाँ से जो है मुग़ल वंश की नींव पड़ती है। तो आप सभी लोग इतने सारे फैक्ट्स से जो है अवगत होंगे, सारे लोग जानते होंगे। और मेरा यहाँ पर जो उद्देश्य है वो आप सभी को जो है क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो इस सीरीज़ को कराना है। तो मैं वही कंटिन्यू करूँगा। अगर आप लोग और ज़्यादा चाहते हैं इससे ज़्यादा तो मुझे बता दीजिए और मैं वो कवर करा दूँगा। थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि भाई जो बाबर था उसने वो एक तुर्क था और कैसा था, एक सुन्नी मुसलमान था। ये आप सब जानते ही हैं, ठीक है। और ये बाबर का क्या था, इसके पिता उमर शेख थे और ये 1483 में पैदा हुआ था, ठीक है। और अकबर जो नहीं सॉरी बाबर जो है इंडिया में जब आया था, मतलब ये पानीपत के युद्ध से पहले भी जो है ये कई बार कोशिश कर चुका था, बट इतने बड़े पैमाने पर और एक मुग़ल वंश की स्थापना वो नहीं कर पाया था। तो यहाँ से मैं क्वेश्चंस पे ही फोकस करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ मेरा पहला क्वेश्चंस जो है वो यहाँ हम कवर करते हैं कि प्रथम श्रेणी के मुग़ल पैदल सैनिकों को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो जो पैदल वाले हैं और प्रथम श्रेणी के हैं तो उनको हम क्या बोलते थे, अहसूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। बाकी थोड़ा बहुत अगर पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लीजिए, ये यहाँ मटेरियल दिया भी है, ठीक है। और बाकी यहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना है तो मैं बता ही देता हूँ। जैसे पैदल सैनिक हैं तो पैदल जो है इनको मुग़ल काल में पैदल सैनिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती थी और उनको क्या बोलते थे, पायक या जो है प्यादगान। तो यहाँ लिखा है पायक या प्यादगान। और अबुल फजल बोलता है कि भाई कि पैदल सैनिकों की 9 श्रेणियाँ थीं जिसमें क्या बंदकची, दरबान, खिदमतिया, मेवरा, शमशेरबाज, पहलवान इत्यादि प्रमुख थे। प्रथम श्रेणी के मुग़ल पैदल सैनिकों को जो है क्या बोलते थे, ये अहसूम है। वैसे तो पैदल जो हुआ करते उनको पायक ही बोलते थे, लेकिन जो फर्स्ट श्रेणी के थे उनमें जो पैदल सैनिक होते थे उनको क्या बोलते थे हम, अहसूम, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि भाई मुग़ल राजवंश जो मुग़ल राज परिवार है उसकी निम्नलिखित बेटियों को उनके कालक्रम के अनुसार जो हमको सजाना है। तो अगर कालक्रम के अनुसार इनको हम सजाएंगे तो यहाँ देख लीजिए कि कौन सा पहले कौन बाद में। तो यहाँ दिया है कि कौन है, गुलबदन बेगम, ठीक है। इनका 1523 में जन्म हुआ था। तो सबसे पहले कौन आएंगी, गुलबदन बेगम। तो यहाँ नंबर 1 पे रख लीजिए किसको, गुलबदन बेगम को, ठीक है। अब यहाँ गुलबदन बेगम को हमने रख लिया है तो दूसरे नंबर पे कौन आ जाएंगी, ये जहाँ आरा बेगम, ठीक है। ये नंबर 2 पे जहाँ आरा बेगम हो गई। और तीसरे नंबर पे हम रख लेते हैं किनको, ये रोशन आरा बेगम। और फोर्थ नंबर पे जो है वो जेबनिसा बेगम। तो बाकी यहाँ ऑप्शन इसके अनुसार जो है वो सी सही हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए किसका, ऐसे गुलबदन बेगम इनका 1523 में जन्म हुआ था, जहारा बेगम ये 1614 में, और रोशन आरा बेगम 1617 में, और जेबनुसा बेगम 1638 ईस्वी में। तो हम इनके बारे में और ज़्यादा जानना हो आप लोग जो है पढ़ते रहिए। बाकी यहाँ दिया भी है मतलब विस्तृत जो है कि गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की पुत्री थी और
हुमायूं की बहन। यहाँ दिखा है कि जहारा बेगम जो है वो तथा रोशन आरा बेगम ये शाहजहाँ की दोनों बेटियाँ थीं। ठीक है। और औरंगजेब की बहन मानी जाती है और जेबुन्निसा बेगम औरंगजेब की बिटिया थी। तो इस क्रम में हमने आपको बता ही दिया कि पहले कौन, गुलबदन बेगम, फिर जहारा, फिर रोशन आरा, फिर जेबुन्निसा बेगम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि बाबर ने भारत में नई सैन्य युक्तियों को शुरू किया। इनमें छकड़ों, गाड़ियों को लोहे की चैनों से बांध कर रखना, उन्हें खाइयों से सुरक्षित करना और बगली दस्ते जिसको बोलते थे तुलगुमा मुहैया कराने जैसी युक्तियाँ शामिल थीं। बाबर ने ये युक्तियाँ कहाँ से ली थीं? तो बाबर ने ये युक्तियाँ कहाँ से ली थीं इनके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे ऑटोमन तथा सफाविदों से, ऑटोमन और उज्बेकों से, चीन और मध्य एशिया से, उज्बेकों और सफाविदों से। तो यहाँ पर जो ऑटोमन और उज्बेक तो यहाँ से ही है, इसको हम मानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें बताया गया है कि मुगल प्रशासन में मार्गों की सुरक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मार्गों की सुरक्षा को प्रशासन का एक प्रमुख दायित्व माना जाता था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ सही है, इसको देख लेते हैं पहले सही कौन सा है। तो यहाँ दे रहा है कि मुगल जो मार्गों की सुरक्षा को प्रशासन का एक प्रमुख दायित्व माना जाता था। और दूसरा नंबर है कि कारवां, सराय, बंजारों के टांडाओं जो आम तौर पर सशस्त्र होते थे और नदियों के नौकाओं के बेड़े मार्ग में होने वाली डकैतों और लूटपाटों सुरक्षा के लिए संगठित किए जाते थे। मुगल साम्राज्य में जिस अधिकारी के इलाके में चोरी या डकैती होती थी उसे माल बरामद करना होता था, खुद से पीड़ितों को मुआवजा देना होता था। अधिकारी अपना ये दायित्व पूरा करने के लिए क्रूरता की नीति अपनाते थे और संदिग्ध गांवों को ही लूट लेते थे। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि संदिग्ध गांवों को लूट लिया करते थे, तो ये भी ठीक है। यानी कि यहाँ हमारे जो है कि मार्ग सुरक्षा का प्रशासन का प्रमुख दायित्व मान्यता सही है, पहले से भी आज भी वही सिस्टम लागू है। ठीक है, तो यहाँ से मानते हैं कि ये बिल्कुल हमारा जो है राइट है। दूसरा है कि कारवां, सराय, जितनी सारी सुरक्षा है भाई और प्रशासन है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, तो ये पहले भी सही था और आज भी सही है। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि जिस अधिकारी जिस इलाके में चोरी डकैती होती थी वहाँ का जो माल बरामद होता उस पीड़ित को मुआवजा देना होता था। ठीक है, तो भाई ये ऑप्शन भी ठीक है। और बोलते हैं कि अधिकारी का दायित्व होता था कि जहाँ चोरी डकैती हुई है तो वो वहाँ वो क्रूरता की नीति अपनाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे जो है चारों ऑप्शन ठीक हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में दिया है कि भाई अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों को कालक्रम में रखें। तो अकबर के जो विजय अभियान है उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं बंगाल। तो बंगाल जो है, बंगाल का पहले हुआ, बंगाल के बाद हमारा ऑप्शन जो है वो काबुल, और काबुल के बाद जो है हमारा सिंध, और सिंध के बाद खानदेश। तो ये इसका कालक्रम जो है सही बैठता है।